को धरातल पर उतारने के संकल्प को लेकर निश्चय यात्रा कर रहे हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री सुपौल में अपनी निश्चय यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। चौथे चरण में सीएम कोसी के 3 जिले सुपौल, मधेपुरा और सहरसा का दौरा करेंगे। ये तीनों जिले ऐसे हैं जो कोसी के कहर को झेलते रहे हैं। 2008 में कुसहा त्रासदी के जख्म अब भी हरे हैं। कुसहा त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार यहां आ चुके हैं, यहां के लोगों से कई वादे कर चुके हैं। 29 सितंबर 2012 को भी नीतीश कोसी के दौरे पर आए थे। तब उन्होंने कहा था कि हम कोसी क्षेत्र को पहले से बेहतर बनाएंगे। केंद्र ने भले ही राहत और पुनर्वास के लिए इनकार कर दिया, लेकिन हमने कर्ज लेकर नया कोसी बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो मुख्यमंत्री के मुख से निकले इन शब्दों के 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तब से अब तक कोसी का बहुत पानी बह चुका है, लेकिन हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। आज मुद्दे की बात में हम कोसी की करुण कथा और उसका जिम्मेदार कौन, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पुराने वादे पूरे नहीं हुए, फिर से हो गई दौरे की तैयारी। नीतीश के सुपौल दौरे पर सवाल। सुना आपने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुसहा त्रासदी के बाद पूरे कोसी अंचल को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 8 साल गुजर जाने के बाद भी सुपौल जिले में स्थिति जस की तस है। ना तो क्षेत्र में विकास हुआ है और ना ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला। अब जरा इस महादलित परिवार की महिला को ही सुन लीजिए। भाग गए, हाँ जे हमार सब हमरा के मर गए की करबे के। अब एलिए तो अब कौनो हमरा के दिन कटना छै, गुजर कटना छै। बाढ़ की विभीषिका में लाखों घर नेस्तनाबूद हो गए, हर तरफ त्राहिमाम मची थी। उस समय भी राज्य के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, लेकिन लोगों के सपने आज भी अधूरे हैं। वादा करके जाते हैं, कुछ होता नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि 100 राशन के कार्ड बना दीजिए, वो भी कहते हैं कि नहीं आप लोग का नहीं होगा, नहीं बनेगा। तो बताइए, अभी तक हम लोग घर बिना ऐसे हो रहे हैं, बाल बच्चा छोटा छोटा है। अब राज्य के मुखिया निश्चय यात्रा के दौरान सुपौल आ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि स्थानीय जनता मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्या कैसे रखती है, या फिर एक और वादे ही लोगों के नसीब में आएंगे। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा लिया गया होगा कि आखिर 8 साल पहले जो त्रासदी आई थी, वो त्रासदी, उसके निशान अब तक कितने मिट पाए हैं। क्योंकि अब भी लोगों के घर जो उस वक्त क्षतिग्रस्त हुए थे, जो डैमेज हुए थे, वो अब तक जस के तस हैं। लोग यहां तक परेशान हैं कि एक राशन कार्ड तक नहीं बन पा रहा है। मुख्यमंत्री फिर जाएंगे, फिर बहुत सारे वादे होंगे, लेकिन पिछले वादों का क्या हुआ। हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान शामिल हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। इसके अलावा जेडीयू प्रवक्ता मनजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, और नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ सूरज यादव, कोसी इलाके के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत हम इस बार करते हैं सूरज यादव जी आपसे ही, क्योंकि आप उस क्षेत्र के जानकार हैं, तो जाहिर तौर पर सियासत से परे हटकर आप उस इलाके के बारे में वास्तविक तस्वीर बता पाएंगे। ये वो इलाका है जो बिहार में हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है, हर बार त्रासदी का शिकार होता है। मुख्यमंत्री जाते हैं, वादे करते हैं। 8 साल पहले की त्रासदी, फिर 5 साल पहले का एक और दौरा मुख्यमंत्री का, और एक फिर अब दौरा होने जा रहा है। कितना बदलाव आप देख पाए? आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरह से जो टूटे हुए घर थे अभी भी टूटे हुए हैं। सच्चाई धरातल पर यही, जो वायदे किए गए थे मुख्यमंत्री द्वारा, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मुरलीगंज जैसा बड़ा क्षेत्र है जहां व्यापारियों के बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, कई खेत बंजर पड़े हैं, उनको पुनः उपजाऊ बनाने के लिए हालांकि वायदे हुए थे, लेकिन आज तक उसमें बालू पड़ा हुआ है। तो ये वायदों को पूरा करने के लिए क्या मुख्यमंत्री निश्चय किए हैं, ये तो अब कितने बार लोग देखेंगे उस इलाके का, ये अलग बात है।
जहां तक आपने कहा राजनीति से परे हटकर, तो राजनीति से परे हटकर तो आम लोगों की सोच यही है कि जो मुख्यमंत्री ने वायदे किए थे वो पूरा नहीं हुआ है। नहीं हो पाए वादे पूरे। चलिए हम अब चलते हैं मंजीत सिंह जी के पास। मंजीत जी, ये एक ऐसे शख्स की राय है जो उस इलाके के बारे में बहुत विस्तार से जानते हैं, वहां पर जाकर उस इलाके में काम कर चुके हैं विभीषिका के दौरान, और एसोसिएट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अब जरा बताएं कि मुख्यमंत्री की यात्रा होने वाली है, सुपौल जाएंगे पहले मुख्यमंत्री, चौथे चरण की यात्रा है निश्चय यात्रा का। मुख्यमंत्री फिर वादे करेंगे, लेकिन पिछले वादों का हिसाब देगा कौन वहां पर? आखिर जो विभीषिका आई थी और मुख्यमंत्री ने जो वहां वादे किए थे, अगर पूरे नहीं हुए तो इसका हिसाब क्या मुख्यमंत्री देंगे? देखिए, बहुत बड़ी कोसी के इलाके में प्राकृतिक आपदा आई हुई थी, और एक बार नहीं, दो बार, कई बार प्राकृतिक आपदा आए, और प्राकृतिक आपदा में खुद मुख्यमंत्री वहां लोगों के दुख में शामिल हुए जी। और यहां तक भोजन की प्रबंधन, आपदा में जो लोगों की क्षति हुई उनकी पुनर्वास की व्यवस्था, उसके बाद 3000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में जो जल जमा हुआ उसके जल निकासी का प्रबंधन करके कम से कम हजारों किसानों को कृषि के क्षेत्र में उस जल जमाव के क्षेत्र को योग्य बनाने का प्रयास, पुनर्निवास का प्रयास, कई तरीके से मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया। अभी हमने आपको जो ताजा रिपोर्ट दिखाई है मंजीत सिंह जी, ताजा रिपोर्ट दिखाई है जिसमें वहां के इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा घर टूटा, हमारे पास रिहाइश नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, पिछले 8 साल में कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिली, यहां तक कि लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए तरस गए, एक राशन कार्ड नहीं बन सका। आप हमें आंकड़े गिना रहे हैं कि इतने हेक्टेयर में मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव का कार्य इलाके में करवाया, इतने हेक्टेयर में लोगों को वहां जो खेती नष्ट हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने सहायता की। अब आप देख लीजिए, आज के समय में जो उन लोगों को आपदा से केंद्र से पैसा मिलना था, अभी भी भारत सरकार ने कह दिया कि हम आपदा के क्षेत्रों में हम बिहार को 1 पैसा नहीं देंगे। गरीबों को पहले इंदिरा आवास मिलता था, उस इंदिरा आवास की राशि में अब नए योजना की शुरुआत हुई कि प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए जाएंगे। 2.5 वर्षों में 1 पैसा बिहार को केंद्र की सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही है। हम राज्य के हिस्सा के पूंजी से हम चाहते हैं गरीबों का विकास करना, लेकिन जो केंद्र का हिस्सा है वो बिहार को अब प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में भी हम बिहार को अपने 7 निश्चयों के माध्यम से हम चाहते हैं कि कोसी का इलाका भी विकसित हो, और हम मुख्यमंत्री स्वयं एक जिम्मेवार इस बिहार के नागरिक होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते वो लगातार तीसरी चौथी बार कोसी जा रहे हैं। और दिलचस्प बात, बहुत दिलचस्प बात मंजीत जी आप कह रहे हैं, पहुंचाने के ये वाकई इसी को शायद सियासत कहते हैं, नहीं कर सकता है, नहीं, इसी को सियासत कहते हैं कि जो सियासत में लोग होते हैं वो लोगों की त्रासदी पर भी राजनीति करने से नहीं चूकते। जब त्रासदी आई थी तब मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि केंद्र से 1 रुपए की मदद नहीं मिले, लेकिन हम चाहें तो कोसी की तस्वीर बदलकर रख देंगे प्रदेश की हैसियत से, प्रदेश में ही रहकर। तब तो केंद्र के पैसे की बात नहीं थी। आज आप ये कह रहे हैं कि केंद्र से पैसा नहीं मिला इसलिए हम लोगों की मदद नहीं कर पाए। पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम। प्रेम रंजन पटेल जी, आप कोसी के सड़कों का क्षेत्र में क्या विकास हुआ? 8 साल में कोसी क्षेत्र में कितना परिवर्तन देख पा रहे हैं? 7 निश्चय के माध्यम से त्रासदी वाले कोसी के इलाकों का विकास करने की योजनाएं सरकार की हैं। देखिए 2008 में कोसी की त्रासदी हुई थी जी, और जिस प्रकार से कोसी के अंदर में विभीषिका आई थी, 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे, गांव के गांव उस कोसी की त्रासदी में विलीन हो गए थे। और मुख्यमंत्री जी ने लगातार जाकर के लोगों के दुख दर्द पर मरहम लगाने का काम किया था और कहा था कि हम आपके तमाम जो परेशानी है, दिक्कत है या समस्या है उसको हम दूर करने का काम करेंगे। लेकिन लगातार 2008 के बाद आज 2016 हो गया है और 8 वर्षों में उनकी त्रासदी को आज भी जख्म को ताजा किए हुए है। लगातार मुख्यमंत्री का उस इलाके में दौरा होता रहा है, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, कोई समस्या का निदान उन्होंने नहीं कर सका। और जिसकी आज मंजीत जी बात कर रहे हैं कि केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिला, उस समय यूपीए की सरकार केंद्र के अंदर में थी, जिनके साथ आज महागठबंधन में शामिल है, सरकार में शामिल है। उस समय केंद्रीय टीम आई थी और उस केंद्रीय टीम ने आकलन किया था
कि इस त्रासदी को झेलने के लिए और उनके पुनर्वास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और केंद्र सरकार ने कहा था कि हम मुहैया कराएंगे सारी राशि को, लेकिन उसके बावजूद एक पैसा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। जो तत्काल 1,000 करोड़ रुपया मिला था उसको भी वापस करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री ने चिट्ठी बिहार सरकार को लिखने का काम किया था। आज उन्हीं के साथ ये गठबंधन चला रहे हैं, उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं और लगातार कोसी के लोगों को धोखा देने का काम सरकार ने किया है। वायदे पर वायदे करते रहे, वो वायदे सुनते रहे। लगातार जब भी यात्रा हुई है लोगों को समस्याओं और शिकायतों को सुन करके उसको दूर करने का ऐसा करते हैं, वायदा किया गया, लेकिन आज तक वायदे पर कुछ पूरा नहीं किया। प्रेम रंजन जी, यहाँ सूरज जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे, बार बार जो कुछ भी वादे कोसी में उन्होंने किए हैं, उसको लेकर हम सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा था। बताते हैं कि उन्होंने कहा था लोगों को कि भाई चिंता मत कीजिए, तबाही हुई है, लेकिन मेरा भी संकल्प है, पहले से बेहतर कोसी बनाएंगे। और उसी संकल्प के तहत कोसी के इलाके को बेहतर बनाने में मुख्यमंत्री लगे हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं। और उसी तरह हमने घूम घूम कर सब जगह कहा था चिंता मत कीजिए, तबाही हुई है, लेकिन मेरा भी संकल्प है कि पहले से बेहतर कोसी के इलाके को बनाएंगे। और आज उसी संकल्प के अंतर्गत हम पहले से बेहतर कोसी के इलाके को बनाने में लगे। तो ये मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने संकल्प लिया था कि कोसी को बेहतर बनाएंगे। अब सूरज जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। दिलचस्प बात देखिए, हमारा चूंकि सवाल यही था कि पहले के वादे में, और चूंकि अब मुख्यमंत्री फिर जाएंगे सुपौल, सहरसा और मधेपुरा की यात्रा करेंगे, फिर नए वादे करेंगे, तो सवाल हमारा मेन जो है वो यही है कि वादों को लेकर कितनी गंभीरता दिखा पाई सरकार। देखिए, वायदे तो जुमले हैं। जो दिलचस्प बात यह है कि 2008 में जिस समय त्रासदी हुई थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार एक साथ सरकार में थे, और उस समय जो त्रासदी के कारण थे उसको जानने के लिए जो एक कमीशन बना था, उसमें आरटीआई के हिसाब से करीब कई करोड़ रुपए सिर्फ उस कमीशन में खर्च हुए। लेकिन एक आदमी को क्या उसके लिए सजा मिली, जिसके लिए जिस त्रासदी को ह्यूमन मेड, मानवीय चूक था वो, या कहिए मानवीय क्रिमिनल एक्टिविटी था, जो जिन लोगों को चेतावनी के बावजूद वहां पर उन्होंने इसको रोकने का काम नहीं किया। उसके बाद जो ये कमीशन बना और उसके बीच में जो चुनाव हुए, उस समय भी माननीय नीतीश कुमार जी ने कई वायदे किए थे। उन वायदों को उन्होंने आज तक पलट कर नहीं देखा। तो वायदे जो है, चाहे बीजेपी के साथ वो रहे या यूपीए के साथ आज हैं और वो वही सरकार केंद्र में थी, दोनों समय लोगों के साथ विश्वासघात होता रहा है। तो आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री अगर निश्चय यात्रा के तहत मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर फिर वादे तो होंगे ही। ये अलग बात है कि उनके जो 7 निश्चय हैं उसमें कोसी का जिक्र नहीं है, लेकिन अब मुख्यमंत्री क्या वहां जाकर जनता के सामने जब पहुंचेंगे तो वो ये कह पाएंगे कि वाकई हमने जो पिछली बार जो वादे किए थे कि कोसी को बदल कर रख देंगे, क्या बदल पाए? ये आप देख रहे हैं कि कितनी संवेदनशील ये सरकार है, क्योंकि जो व्यक्ति आज भी देख लीजिए, जो आपके रिपोर्टर्स वहां घूम रहे होंगे, क्या आम लोगों से मुख्यमंत्री की जो उनके लिए लोग मिलने के लिए उपलब्ध है क्या? वो मधेपुरा जाते हैं तो एक बड़े अमीर आदमी के घर पर जाकर उनका निवास होता है, चुनाव के समय जब वो सरकारी सुविधाएं नहीं ले सकते हैं, और वहां भी पार्टी कार्यकर्ता भी उनसे नहीं मिल सकते थे। ये तो हम लोग देखे हुए हैं वहां पर। तो ये वायदे उनके लिए होगी जिनके वो समस्याओं से सीधे सीधे रूबरू नहीं होते हैं, मंच पर कहते हैं, और ये वायदे मंच तक ही सीमित रह जाते हैं। मंजीत जी, अगर पिछले बार के वादे पूरे नहीं हुए तो फिर क्या मकसद लेकर मुख्यमंत्री फिर जाकर वहां वादे करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री के पिछले वादों को लेकर अब भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपने कोसी क्षेत्र की तस्वीर बदलने की बात की, वहां की सूरत बदल देने की बात कही थी, और अब आप निश्चय यात्रा में जा रहे हैं जिसमें कोसी क्षेत्र का जिक्र नहीं है, लेकिन आप जनता के सामने क्या सोचकर जाएंगे और क्या कहेंगे? देखिए, कोसी को बदलने का मतलब क्या है? जो माननीय आपके साथ बैठकर कर रहे हैं, लग रहा है कि यह दिल्ली में रहते हैं। कोसी के इलाके में इन्होंने उसके बाद कभी जाकर कोसी को नहीं, घर है मेरा घर है मंजीत जी, के लिए अगर मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मधेपुरा का बात अगर कही है, मधेपुरा का रहने वाला। कोसी के इलाके में किस इलाके में बिजली नहीं पहुंची? कहाँ सड़क पहले से प्रगति नहीं हुई?
कहाँ हाई स्कूलों का निर्माण नहीं हुआ, किस स्वास्थ्य क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। अगर पूरे आंकड़े को लेकर अगर विश्लेषण करें, मंजीत जी आप पता चल जाए। नहीं, मंजीत जी आप हमारी रिपोर्ट देख रहे थे तो क्या तस्वीरें देखी है कि नहीं आपने? कोसी के इलाके में किन किन सेक्टरों में हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार ने कितना विकास किया और कोसी के क्षेत्रों को आगे ले जाने नहीं, मंजीत जी ये खुद से सहयोग किया है। ये सोच कर आए थे कि खुद से ये बात बोल जानी है या फिर वाकई आपने रिपोर्ट हमारी देखी भी मालूम है? चल जाएगा कि नीतीश कुमार ने जो भी वादा किया है उस वादे पर नीतीश कुमार ने खड़ा उतरने का काम किया है। केवल आलोचना से काम नहीं, आलोचना से नहीं मंजीत जी, त्रासदी होती है। मंजीत जी क्या ये पहले से तय करके आए थे कि यही बोल जाना है? बस कठिन चीज होता है। और अपने राज्य सरकार अपने सहयोग से जहां नीतीश कुमार खाना तक परोस के बाढ़ पीड़ितों को, लोगों को खिलाने का काम किया, रात दिन रहकर सहयोग किया, लेकिन जो लोग आलोचना कर रहे हैं शायद उस कोसी के त्रासदी में वहां उपस्थित भी नहीं होंगे और दिल्ली में बैठकर राज्य की सरकार की। चलिए मंजीत जी, ये मैं बता देना चाहूंगा, दिल्ली विश्वविद्यालय भागकर देखे नहीं परिवर्तन आया। मंजीत जी, मंजीत जी ऐसे एक लगातार आप ऐसे बोलते जाएंगे उससे नहीं, मंजीत जी कभी मंजीत जी ये तर्क और ये बहस नहीं है। बैठे ये सिर्फ अपनी बात को बेवजह बेतर्क तरीके से कुतर्क करके रखने की सिर्फ आपकी कोशिश है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रट कर आए हैं कि हमें ये कह जाना है बस, भले ही रिपोर्ट देखें ना देखें। बिल्कुल मंजीत, सूरज जी रोकना चाहेंगे। एक रिपोर्ट हम और अपने दर्शकों को पहले दिखा दें, उसके बाद आपके पास आते हैं। बिहार के ऊर्जा मंत्री के गृह जिले में एक बिजली परियोजना दम तोड़ चुकी है। सीएम के आश्वासन के बावजूद पनबिजली परियोजना ठप पड़ी है। कटैया पनबिजली परियोजना की बदहाली पर यह रिपोर्ट देखिए। जिससे रोशन थे सैकड़ों गांव, वो खुद बेरुखी का शिकार। कटैया पनबिजली प्लांट खस्ता हाल। बिजली मंत्री विजेंद्र यादव के गृह जिले सुपौल के इस कटैया पनबिजली प्लांट की नींव 51 साल पहले रखी गई थी। मकसद था सुपौल और आसपास के लोगों को बिजली मुहैया कराना और सिंचाई की समुचित व्यवस्था करना। 1978 में इसने काम भी करना शुरू कर दिया। बिजली का उत्पादन इतना था कि पड़ोसी राज्य नेपाल तक को यहाँ से बिजली जाती थी। लेकिन वक्त बदलने के साथ ये पनबिजली परियोजना बदहाली की शिकार हो गई। जापानी मशीनें जंग खाने लगी, लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। 4 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने इस पनबिजली परियोजना को फिर से दुरुस्त करने के लिए 38 करोड़ रुपए की दूरी का आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन भी जमीन पर नहीं आ सका। चारों को मिलाकर 19 मेगावाट यहाँ पैदा होती है बिजली। ये चारों अभी खराब पोजीशन में है। एक हम लोग मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, जो कार्बन पैकिंग करने, जीरा वगैरह कवर कर सकते हैं एक चारों यूनिट अगर ठीक हो तो। और इसमें कितने बार यहाँ पर नेता लोग चाहे और लोग भी आए, आश्वासन देकर के गए, लेकिन कभी इसके बाद, इनके जाने के बाद कभी इसमें कुछ हुआ नहीं उस तरह का। जो भी है यहाँ पर, जो इसमें करने वाले जो भी कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी लोग को देखने के लिए यहाँ पर कोई आता नहीं है और उन लोग के साथ जो है भुखमरी की स्थिति मान ली कि आज हो गई है। और आश्वासन पर यहाँ आश्वासन मिलता है लेकिन कुछ यहाँ होता नहीं है। सवाल ये है कि क्या कटैया की मरम्मती का काम सीएम भूल गए हैं या फिर सरकार को नहीं लगता कि इस प्लांट की कोई जरूरत रह गई है? क्या सस्ती पनबिजली छोड़कर कोयला और डीजल से बिजली का उत्पादन करना सरकार को ज्यादा बेहतर विकल्प दिखता है? अगर ये वजह नहीं है तो फिर क्यों कटैया उपेक्षा की शिकार है? मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। सूरज जी, अब शायद मंजीत जी को यह भी तस्वीर नहीं नजर आएगी क्योंकि वो तो पहले से सोच कर आए हैं कि उन्हें क्या बोलना है। देने के पहले जी, ये कटैया बिजली प्लांट जो है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ कोसी में सिल्टिंग बहुत होती है। यानी कि जो पनबिजली बनती है, टरबाइन्स चलते हैं, उसमें बालू इतने बड़े मात्रा में आता है कि उसको साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ी बात है कि कटैया प्लांट को इस सिल्टिंग को हटाने के लिए जो पैसे मुहैया कराए जाते हैं, उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि आप पाएंगे कि जो बिल्स दिए जाते हैं वो कहे जाते हैं कि बालू निकाला और बारिश के बाद वो फिर से बह के उसी नदी में चला गया और उसी टरबाइन को जाम कर दिया। तो इसमें एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार है जिसके विरुद्ध नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तो पैसे नहीं मिले। 4 साल पहले 38 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, वो नहीं मिले आज तक।
सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये भी है, अब वो चले कैसे? प्रेम रंजन पटेल जी, एक लाइन में इससे जोड़ देना चाहता हूँ। दिल्ली एक तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मैं खुद उस इलाके से हूँ जी, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की एक टीम 25 दिनों तक रह के, और अभी राजद के प्रवक्ता इन्हीं के पार्टी के साथ अलाइनमेंट है, वो सभी प्रोफेसर्स वहां थे, स्टूडेंट्स थे, खुद व्यक्तिगत तौर पे मैं वहां था। इसलिए ये बात नहीं है कि अगर मैं दिल्ली में अभी स्टूडियो में बैठा हूं तो वहां के जो समस्याएं हैं और जो वस्तु स्थिति है उससे मैं रूबरू नहीं। बिल्कुल। प्रेम रंजन पटेल जी, 2012 में मुख्यमंत्री ने यह भी एक वादा किया था कि सुपौल में जो पनबिजली प्लांट है उसे बचाने के लिए वो रकम देंगे, पैसे देंगे, वो पैसे भी नहीं मिले हैं, लेकिन वर्तमान सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये वो क्षेत्र है जहां से बिजली मंत्री आते हैं। नहीं, ठीक आपने कहा कि एक तो मुख्यमंत्री जी गए और वहां जाकर के उसका निरीक्षण भी किया, उसके बाद में उन्होंने वायदा भी किया कि 38 करोड़ रुपए हम देंगे उसको, फिर से जो है शुरुआत शुरू करने के लिए, उसको मरम्मत करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वहां से उत्पादन हो। और उसी इलाके से लगातार आप 2008 से लगातार बिजली मंत्री के रूप में विजेंद्र यादव जी काम कर रहे हैं जी, और उसी इलाके से आते हैं, वहीं से आते हैं। उसके बाद भी वो अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के और अपने जिले के इस परियोजना को ठीक नहीं करा सके, तो इतना निकम्मा जो है सही के इस सरकार के मंत्री हो सकते हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री तो वायदे कर रहे हैं, लेकिन मंत्री का जिम्मेवारी बनता था, जो बिजली मंत्री है, कि वो उसको ठीक करावे, और उनके जिम्मेवारी थी वो पैसे देकर करके, राशि देकर करके उससे उत्पादन प्रारंभ कराना, उसके इलाके के, उनके जिले के ये मामला था। इसलिए पूरी तरह सरकार केवल वायदे की सरकार रह गई है, और इस सरकार को अब कोई विकास के मामले में कहीं कोई दिलचस्पी नहीं रह गया है। आप देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से अलग हुए, उसके बाद सारा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया है, कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। मंजीत जी, ये देखिए एक नया एक आरोप भी लग गया पर नजर नहीं, क्या वाकई प्रदेश की सरकार जो है सिर्फ वादों के लिए बनी है? वो फीडबैक लेने के लिए, लेकिन सात निश्चय कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कहें? नहीं, जरा बताएं ना, आपको कितना समझ में आ रहा है, जरा ये बताएं, आपको कितना समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री के एक और वादे की सच्चाई हमने आपको दिखाई की जरूरत है। उस सुपौल के इलाके में, कोसी के इलाका में गांव तक पोल तार, वहां ग्रिड, सब ग्रिडों का निर्माण सरकार ने करा। ये प्लांट, ये पनबिजली प्लांट क्यों ठप पड़ा है? योजना बहुत पुरानी योजना है, यदि वो सक्सेस हुआ योजना नहीं होती है, उसका कोई मतलब नहीं। लोगों को बिजली की आवश्यकता है, हम पनबिजली से बिजली दें या हम बिजली दें, और लोगों तक, गांव के अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने की हमारी सरकार। यहाँ पूरे देश में बात हो रही है कि सस्ते बिजली का उत्पादन हो, और आप कह रहे हैं कि इससे लोगों को क्या मतलब? हमको बिजली पहुंचाना है, यह हमारे निश्चय में शामिल है। तो गांव के एक लोगों को बिजली हम 2017 भारत सरकार पहुंचा देंगे। आपने नाम में परिवर्तन किया, आप राजीव नहीं, मंजीत जी का नाम आपने बदल दिया, आप नया पैसा क्या आपने दिया? आपने तो इंदिरा आवास का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना किया, फसल बीमा योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किया। आपने तो केवल ब्रांडिंग किया, आपने उसके अलावा कोई देश में नई योजना लाई है क्या? प्रेम रंजन जी, देश में लाई है क्या? प्रेम रंजन जी आपको रोकना चाहेंगे। मंजीत जी, बदल के उपाध्यक्ष कर दिया, आप कहते हैं केवल 17 तक बिजली करा देंगे। मंजीत जी, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। मंजीत जी, आप मुद्दे को सीधे तौर पर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी उपलब्धि क्या है? नहीं, मंजीत जी, आप मुद्दे को भटकाए नहीं। सवाल है मुख्यमंत्री के वादे का। अगर मुख्यमंत्री ने वादा किया था तो उस वादे को पूरा नहीं किया, मुख्यमंत्री फिर एक यात्रा पर जाएंगे, फिर बहुत सारे वादे करेंगे। मुख्यमंत्री ने कोसी के क्षेत्र को बदल दिया, शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के ऐसे हवाई बातें नहीं मंजीत जी, एक मुद्दे पर बात करें। अगर पनबिजली परियोजना को 38 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी तो वो वादा कहां गया? 2008 के त्रासदी के बाद आप जाकर गांव के हालात को देखें, कोसी के हालात को आप इस बात का जवाब दें कि अगर इस पनबिजली परियोजना को 38 करोड़ रुपए देने का वादा था, वो वादा कहां गया? किसी भी देश और राज्य का नहीं होगा। इनके उप मुख्यमंत्री मंजीत जी, इस वादे पर जवाब दीजिए। रूप में थे, सरकार में थे, एनडीए में थे, क्या कोसी प्रभावित इलाके में कभी गए?
कभी गरीबों का दर्द पूछे, कोसी के इलाके के लोगों को जानने का इन्होंने प्रयास किया? कभी नहीं। यह आलोचना के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। और केंद्र की सरकार ने 45 योजनाएं जो देश में लागू किया, उस योजना का एक नहीं इन्होंने पूरा करने का काम किया। 2.5 साल से अधिक इनकी सरकार की हो गई। एक भी बिहार राज्य को जो राज्य का हिस्सा का पूंजी है, वो पूंजी भी राज्य को आज प्राप्त नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी को मंजीत जी कोई अधिकार नहीं। मंजीत जी, आप मुद्दे को बेवजह भटका रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप एक वादे पर आइए। मुख्यमंत्री ने परियोजना के लिए 38 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, वो वादा क्यों नहीं पूरा हुआ? बेवजह की आप तब से लगातार बात कर रहे हैं, जबकि आप उस मुद्दे पर आ ही नहीं रहे जो हमारा सवाल है। उनके क्लिपिंग को हमको दिखा दीजिए। और मुख्यमंत्री ने वादा भी किया था कि हम बिजली देंगे गांव-गांव। आज पूरे इस पन बिजली को क्यों नहीं, परियोजना को रकम क्यों नहीं मिली, इसका जवाब नहीं है आपके पास। चलिए ग्रिड का आखिरी टिप्पणी सूरज जी आपसे। बनाए जा रहे हैं। अगर जाकर सूरज जी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। कौन सा इलाका बिजली का अंतिम छोर? आप अपनी बात रखें सूरज जी, आप अपनी बात रखें। किसी भी सरकार को एनालाइज करने के लिए या किसी भी सरकार के कामकाज को देखने के लिए यह जरूरी होता है कि उसका एनालिसिस किया जाए। आप एनालिसिस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या सरकार के पास अपना कोई तंत्र है कि जो बातें की जाती है वहाँ उसको वो कैसे बताए? कई जब मुख्यमंत्री जाते हैं किसी क्षेत्र में देने का तो कई सारे उनको प्रतिवेदन मिलते हैं। चलिए, यानी कहने का मतलब बिल्कुल, यानी आपके कहने का मतलब यह है कि तंत्र नहीं है जिससे सरकार वादे करती है, वादे करने के बाद सरकार भूल जाती है। और ये खासतौर पर प्रदेश में, बिहार में ये हो रहा है। मुख्यमंत्री अब जाएंगे, चौथी चरण की यात्रा है, निश्चय यात्रा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चय यात्रा में बिजली का जिक्र तो जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री उस इलाके के विकास के लिए जो वादे पहले करके आए हैं, अगर वो पूरे नहीं हुए हैं तो मुख्यमंत्री फिर जाकर नए वादे कैसे करेंगे? और क्या पुराने वादों का हिसाब मुख्यमंत्री जनता के सामने देंगे? बड़ा सवाल है। फिलहाल मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।